क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 2 जुलाई के करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आज का सेशन। देखिए, यूपीएससी और ईपीएफओ के लिए हमारा नया कंप्लीट पेड ग्रुप चालू है और टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। आप लोग इन 2 नंबर्स पर कॉल करके 856488053096960608 पे कॉल करके आप लोग ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं एडमिशन संबंधित। हमारे सोशल मीडिया के कई सारे हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम का है, टेलीग्राम पे ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विस है, और यूपीएससी के लिए ओनली यूपीएससी वाला जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज के जो टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, पहला तो है कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम, ये नई स्कीम आई है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। ठीक, पूरा समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। एनटीपीसी जो आपका नेशनल थर्मो वाली जो है, ठीक, पावर प्लांट कॉरपोरेशन, इसका जो है इसने डिक्लेयर किया है एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स, ठीक, ऊर्जा सघन लक्ष्यों को। क्या होता है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या होता है ये, तो इसको अभी हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है कि नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक, प्रॉफिट के लिए नहीं, ज़्यादातर आपने हॉस्पिटल देखे होंगे, ठीक, और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक नई पहल, एक रिपोर्ट निकाली है नीति आयोग ने। अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था कि निर्मला सीतारमन जी ने काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है 6.5 लाख रुपए, 6.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें सबसे बड़ा एक वो है उसको बढ़ावा देना है। तो नीति आयोग ने कहा अच्छा मौका है, रिपोर्ट निकाली नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल, ठीक, इंडिया में, उसकी देखेंगे कैसे क्या है। वन नेशन वन राशन कार्ड, इसको हम लोग पहले एक बार कर चुके हैं, रिवीजन होगा, साथ ही साथ कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया ये टॉपिक, बार बार सुप्रीम कोर्ट के इस पे आ रहे हैं कुछ ना कुछ जजमेंट। और कोविड-19 का जो है एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है वो किस तरीके से काम करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज के जो महत्वपूर्ण दिवस है 2 जुलाई को, वो है आपका वर्ल्ड यूएफओ डे, यानी कि अनडिफाइंड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक, जिसको, और ये वैसे तो 24 जून को भी कई लोग मनाते हैं, लेकिन कई दूसरे लोग जो है जुलाई 2 को भी मनाते हैं। तो इन दो में अगर कोई डेट दे रखी है तो आपका जो है 2 जुलाई या फिर 24 जून को आप लोग मान सकते हैं। ठीक, पहला टॉपिक देखिए हमारा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, ठीक, इसको ये बोलते हैं कि जो माइक्रो यानी कि सूक्ष्म फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं, ठीक, कई सारे फूड प्रोसेसिंग मतलब क्या है, टमाटर लाए उसका केचप बना दिया, ठीक, आप पटेटो आलू लाए उसका चिप्स बना दिया। तो ये ऐसे जो आपका खाद्य का प्रसंस्करण करने वाले जो उद्योग हैं, और वो भी सूक्ष्म लेवल के, काफ़ी छोटे लेवल पे, ठीक, 5 करोड़ तक का जो जिनका टर्नओवर है, तो उनकी कैपेसिटी बढ़ाते हुए उन जो ऐसे जो आपके असंगठित क्षेत्र में हैं, ठीक, उनको जो है बढ़ावा देना, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है, उनको जो है जो भी सहायता उनकी हो सकती है वो देनी है इस स्कीम के अंतर्गत। और ऐसा करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये असंगठित क्षेत्र में ये वाले उद्योग हैं, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज वाले, उनको फॉर्मलाइज कर लिया जाए, यानी कि उनको जो है औपचारीकरण कर दिया जाए, ठीक, वो लोग जो है अपना सोशल सिक्योरिटी और ये सब सामाजिक सुरक्षा जो है उनके जो भी जो लेबर है, जो श्रम है, उन सबको देने लगे, और अब मतलब अच्छे से काम करें लीगली, और ये वाली चीज़ है, बढ़िया से बढ़िया वो काम करें, ठीक। तो औपचारीकरण कर दें, आपका जो है फॉर्मलाइजेशन कर दें, ये वाला जो है इसका मेन रोल है, ठीक। और ये किसके अंतर्गत आता है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आता है ये वाली स्कीम। इसमें यही है कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनके बीच में जो है कंपटीशन पैदा करो, ठीक, और जो ये सारे तो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और जो फॉर्मलाइजेशन का बढ़ाओ, और जो है 1 साल अभी इसका इस वाली स्कीम का पूरा हो गया, इसलिए अभी ये अभी न्यूज़ में है, ठीक, 1 साल पूरा हुआ है, 1 ईयर सेलिब्रेशन है। आपका कौन सी मिनिस्ट्री है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एफपीआई वाली मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत आता है। और आत्मनिर्भर भारत वाला जो स्कीम है, ठीक, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आपका पीएमएफएमई, ठीक, यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, या फिर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना कहते हैं, ठीक, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक। और ये देखिए अभी कितने स्टेट में है, 35 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के हो गया। अच्छा बताइए कि कितने स्टेट्स हैं भारत में इस समय, ठीक, और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, दोनों मिला के तो 35 है, लेकिन अलग अलग कितने हैं, ठीक। और जो है ऑनलाइन पोर्टल अभी इसका जो है मतलब लागू कर दिया गया है, चालू कर दिया गया है 25 जनवरी 2021 को। अच्छा, 25 जनवरी को एक और दिवस भी होता है, कौन सा, वोटर डे, ठीक,
क्योंकि इसी दिन जो है इलेक्शन कमीशन का जो है गठन हुआ था, ठीक, लाया गया था। और इसमें 9,000 इंडिविजुअल बेनिफिशरीज जो हैं, जो पोर्टल पे लोग आ चुके हैं, आपके पीएफएमई का जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, 3500 सक्सेसफुल एप्लीकेशन हो गए हैं इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए। और काफ़ी मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, एक जिला एक उत्पाद वाली योजना इसके अंतर्गत आई है। 760 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, 35 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में मिलाकर 760 डिस्ट्रिक्ट में जो है ओडीओपी जो है ये लागू कर दिया गया मंत्रालय आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ वाला। साथ ही साथ यूनिक जो है 137 प्रोडक्ट भी, ठीक, इन्हीं में 137 यूनिक प्रोडक्ट भी आए हैं जो स्टेट के रिकमेंडेशन सिफारिशों पे लाए गए हैं। और अभिसरण किया गया यानी कन्वर्जेंस किया गया है कई सारी स्कीमों को मिलाकर, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट से लिया गया, ट्राइबल अफेयर वाले मंत्रालय से और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स से भी मतलब मिला के ये वाली स्कीम बनाई गई है इन तीनों के सिफारिशों को मिलाकर। इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर करते हैं, यानी कि उद्भवन जो है केंद्र बनाया जाता है। इसमें आपका जो है कौन कौन मदद करता है, देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जाएगी, ये सूक्ष्म वाले जो हैं भैया उनको औपचारीकरण कराना है ना, अभी तो असंगठित क्षेत्र में है, तो यहाँ पे मदद ली जाएगी कुछ संस्थानों की। वो कौन कौन से संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। अब देखो टेक्निक एक तो ये वाली होगी संस्था, दूसरी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे तो आप टेक्निक सीख जाओगे, लेकिन उसके बाद उसका प्रबंधन कैसे करना, उसमें आपका जो है कैसे एंटरप्रेन्योरशिप लानी है, वो आपका NIFTEM में होगा। और ये IIFPT जो है यहाँ से टेक्निक आपको पता चल जाएगी। यहाँ ट्रेनिंग रिसर्च ये सब कराया जाएगा आपको, ताकि जो है जो भी ये माइक्रो वाली जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज थी, एंटरप्राइज थे, उसको फ़ायदा हो सके। अब इसमें सीड कैपिटल मतलब यहाँ पे बीज वीज से संबंधित नहीं है, मतलब आपका कोई मान लीजिए माइक्रो कोई इंटरप्राइज है फूड प्रोसेसिंग वाला, तो उसको ऐसा जो है पहली पूंजी दी जाए, जैसे पेड़ का सीड होता है ना, सीड से पेड़ निकलता है, तो कैपिटल पूंजी ऐसी दी जाए कि वो शुरुआत कर सके और फिर बड़ा एक वृक्ष बन जाए। तो उसके लिए जो है ये वाला आपको किसको दिया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। और वो भी किसके अंतर्गत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत, ठीक, NRLM के अंतर्गत दिया जाएगा। और SRLM यानी कि स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत भी दिया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक। आपका सीड कैपिटल दिया जाएगा, ठीक। और इसमें जो है 40,000 रुपये आपके हर वर्किंग कैपिटल यानी कि आपका कार्यशील पूंजी दी जाएगी, ठीक। साथ ही साथ जो है स्मॉल टूल्स भी दिए जाएंगे मेंबर्स को, जो स्वयं सहायता समूह वाले हैं उनको, ताकि वो लोग क्या है फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी कर सकें। अरे आपने देखा होगा यार, पापड़ बनाते हैं, लिज्जत पापड़ जैसे, वो तो खैर सरकारी समिति है, सहकारी समिति का यानी कि कोऑपरेटिव। उसी तरीके से और भी कई सारी चीज़ें फूड से संबंधित बनाई जाती हैं जो माइक्रो लेवल पे। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है इसने 6 MOU किए हैं। आपके एग्रीकल्चर रिसर्च की संस्था हो गई आपकी, ये आपकी कोऑपरेटिव भी हो गए, देखिए, ठीक। ट्राइफेड हो गया, नेफेड हो गया, नेफेड भी एक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है। और आपका ये शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड ये NSFDC है, जैसे ट्राइबल्स के लिए ना, वैसे ये है। और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रसैती इसको बोला जाता है। और अगर इसके बारे में जाने देखें फिर से, PFME जो है यहाँ तक तो पूरा सबको सेम ही दे रखा है, औपचारीकरण कराना है। और सपोर्ट किसको करेंगे, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता के जो समूह है उनका करेंगे, और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स का भी करेंगे। जो भी सहकारी समितियां बनी हुई ना, कोऑपरेटिव बने हुए हैं, ठीक, सहकारी जो बने हुए हैं, जैसे कि आपका अमूल है, ये तो बड़े हो गए काफ़ी, दूध वाले से डेयरी से संबंधित। वैसे और भी जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके, ठीक, फूड प्रोसेसिंग वाले, उनका जो है उनको भी मदद करी जाएगी, तभी तो लोग माइक्रो से और ऊपर बढ़ सकेंगे, ठीक। और 10,000 करोड़ रुपए का आउटले दिया गया 5 साल के लिए। 2 लाख इसमें माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को वित्तीय, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट दिया जाएगा, व्यावसायिक, और इनको जो है अपग्रेड किया जाएगा आपका एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को ज़्यादा बड़े औपचारिक रूप से, ठीक। तो काफ़ी नई स्कीम है, पहली बार में इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब आपने अगर ये सुन लिया तो आपके हर एक चीज़ इससे कवर हो जाएगी, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम थी। अगला ये है कि NTPC ने डिक्लेयर किया है अपना एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स, यानी कि ऊर्जा सघन लक्ष्य। अब NTPC आपको पता है थर्मल पावर प्लांट और कॉरपोरेशन है, ठीक है। आपका ये ज़्यादातर क्या करती है, पावर जनरेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। और पावर जनरेट ज़्यादातर तो ये कोल से करती है, लेकिन गैस और जो है अब रिन्यूएबल एनर्जी से भी कर रही है ये,
ठीक, गैस से, और हाइड्रो भी करती है, हाइड्रो से भी जो है ये बनाती है। लेकिन ज़्यादातर अगर वहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन ने पूछ लिया कि सिर्फ कोल से बनाती है तो गलत हो जाएगा आंसर। कोल से भी, गैस से भी, हाइड्रो पानी से भी, और अब रिन्यूएबल एनर्जी से भी बनाती है। और एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स या फिर ऊर्जा सघन लक्ष्य होता ही यही है कि ये तो इंडिया का देखिए सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी जो है ये आपकी एनर्जी बनाती है, ठीक है। और इसने क्या कहा है कि हम अपने जो है जो भी एनर्जी बना रहे हैं उसमें आपका अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जीज का भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग करेंगे। ठीक, 60 गीगावाट जो है हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे, और वो भी 2032 तक। ठीक, वो भी 2032 तक देखिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाएंगे। और इन्होंने एक चीज़ और कही है कि हम 2032 तक जो अपनी नेट एनर्जी इंटेंसिटी यानी कि शुद्ध ऊर्जा तीव्रता जो है उसमें 10% तक की कमी लाएंगे। अब देखो चीज़ क्या है, मान लीजिए मान लीजिए आपके पास मशीन है, ठीक, उस मशीन से आप एनर्जी कुछ देते हो जिससे कि 10 पैकेट बनते हैं। आप 10 यूनिट ही मान लीजिए एनर्जी दे रहे हैं जिससे कि 10 पैकेट बन रहे हैं किसी चीज़ के। ठीक, अब एनर्जी इंटेंसिटी ये कहता है, एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि वो पूरी चीज़ ना पूछे, आपसे बोल ले कि एनर्जी इंटेंसिटी क्या होती है, तो आप घूम जाओगे यार कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इसलिए बता रहा हूँ, एनर्जी इंटेंसिटी ये होती है कि किसी यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए कितने यूनिट आप एनर्जी दे रहे हो, उसमें आप कितनी मतलब जैसे 10% आप कम कर रहे हो, तो यहाँ पे मतलब ये है कि 9 यूनिट में ही आप 10 पैकेट बनाने लग जाओ। ये चीज़ है कि 10% का रिडक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो जो एनर्जी आप कितनी लगाते हो किसी एक प्रोडक्ट को, कितने प्रोडक्ट बनाने को, अगर उसमें घटता बढ़ता है तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इंटेंसिटी घट रही है या फिर बढ़ रही है। एग्जाम्पल से आप समझ में आया ना, बिल्कुल। तो ये वाली चीज़ है। और यहाँ पे अभी इन्होंने क्या है कि यूएन का हाई लेवल डायलॉग होने वाला था एनर्जी से संबंधित, तो उससे पहले ही इन्होंने अपना एनर्जी कॉम्पैक्ट गोल्स डिक्लेयर कर दिया है। एनटीपीसी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है, ठीक, और ये वाला इनका मेन गोल है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम कई सारे स्टेप्स लेंगे और इसमें जो है ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो बनाएंगे, अक्षय ऊर्जा का यूज़ करेंगे, और यही सारी चीज़ें हैं। कंपनी ने पहले कहा था कि हम 32 गीगावाट, लेकिन अब 60 के करीब कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लाइन आई तो मुझे एक सीसैट का क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे ये कह रहा है कि कंपनी ने पहले बोला था कि हम मिनिमम 32 गीगावाट बनाएंगे, जो आरई मतलब कि आपका अक्षय ऊर्जा के थ्रू, और ये जो है जो कंपनी है पूरी उसके 25% का होगा। तो बताइए पूरी जो कंपनी है एनटीपीसी वो कितना 100% उसका कितना है? ठीक, 32 गीगावाट अगर 25% तो 100% कितना होगा? सीसैट का बहुत ही छोटा नन्ना मुन्ना सा ये क्वेश्चन है। और डेवलपमेंट इसका यही करना है कि ह्यूज बूस्ट हो जाएगा नेशन का लार्जेस्ट एनर्जी, अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी को बनाता है 60 गीगावाट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, तो जो है काफ़ी बड़ा एक स्टेप होगा, और जो है पूरा ग्लोबली जो है ग्रीन स्टेप लेने के लिए इसको काफ़ी सराहा जाएगा। एनटीपीसी वैसे भी महारत्ना कंपनी है भारत की तरफ से और भारत में, और जो है इसका मेन काम वही है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ थी, गैस एक्सप्लोरेशन भी, ट्रांसपोर्टेशन और इन सबको भी करता है। वैसे मेनली कोल से इसका बनाया जाता है, ठीक, पावर। और इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। देखिए आगे इसमें एक आ गया है कि एनटीपीसी ने ये कहा है कि कम से कम हम 2 इंटरनेशनल अलायंस के साथ में हम साझा करेंगे। भाई कुछ रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है तो कुछ रिसर्च करेंगे, कुछ वैल्यू चेन से जुड़ेंगे 2025 तक। हम ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ लगा देंगे चले, हमें ऐसा काम करना है कि जो स्थायी भी हो, मतलब चले भी। ठीक, तो रिसर्च करेंगे। और इन्होंने जो है अनवील किए अपने टारगेट। मिनिस्ट्रियल थेमेटिक फोरम एक था एसडीएलई का, वहीं हाई लेवल डायलॉग था आपका यूएन पे, वहाँ पे इन्होंने बताया। यूएन की वेबसाइट पे ये आ भी गया। यूएन ने ये बताया भी है कि अभी सितंबर 2021 में आने वाले समय में जो है हाई लेवल डायलॉग होने वाला, तो वहाँ पे एनर्जी रिलेटेड गोल्स जो भी हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से संबंधित 2030 वाला, तो उन पे हम लोग बात करेंगे। तो अब आप लोग से क्वेश्चन मेरा ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एनर्जी संबंधित कौन से गोल्स हैं? ठीक, एक तो आप लोग को याद आ रहा होगा 5, 6, 7 में से एक है, और कौन सा है बताइए? क्लीन एनर्जी करके आता है ना। ठीक, इतना हिंट तो मैंने दे दिया, बताइए आप लोग। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नीति आयोग ने एक प्रेस रिलीज रिपोर्ट करी है अभी, और मतलब रिपोर्ट एक निकाली है, रिलीज करी है, जिसमें क्या है कि मॉडल हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा इंडिया में। नीति आयोग ने कहा है कि हम मॉडल हॉस्पिटल बनाएंगे जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा, और इसके लिए जो भी सूचना हो सकती है, जो भी गैप वैप है वो सब खत्म करेंगे, और नीति अच्छे से अच्छी बनाएंगे ताकि ये एक मॉडल हॉस्पिटल बने जो प्रॉफिट के लिए नहीं, जान बचाने के लिए काम करे। और ये क्यूरेटिव भी होगा और प्रिवेंटिव भी होगा, यानी कि जो है किसी को डिजीज हो गई तो उसका उपचार भी करेगा और निवारण भी करेगा,
और जो है आपका डिजीज़ ना हो इसके लिए भी काम करेगा। ठीक, तो ये मॉडल हॉस्पिटल इस तरीके के बनाने की बात करी जा रही है। और इसमें यहाँ पे कहा गया है कि काफ़ी लो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर का, और ये अपॉर्चुनिटी है। कल ही हम लोगों ने देखा है कि कई सारा जो है बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट अगर काम करेगा तो इसमें गवर्नमेंट का पैसा लगेगा ज़्यादातर, गवर्नमेंट से एडेड होगा। और बस इसका मेन चीज़ ये है कि कम पैसे में कम चीज़ों करके जो है किसी तरीके से प्रॉफिट बिना कमाए हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ठीक कर सके, ये एक चीज़ है। ठीक, वीके पॉल जो हैं आपके मेंबर हैं हेल्थ के नीति आयोग में, उन्होंने ये चीज़ बोली है और इस पे रिपोर्ट एक निकाली है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जैसे मैं आप लोग से कहता हूँ ना आंसर राइटिंग करो तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो दिया करो सजेशंस, तो देखो यहाँ पे भी इन्होंने देखो रिपोर्ट निकली ऑफिशियल, उसमें इन्होंने क्या कहा है कि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के पॉलिसी इंटरवेंशन करेंगे हम, और ऐसा क्राइटेरिया इस्टेब्लिश करेंगे कि जो हॉस्पिटल हैं इस तरीके के, उनका कुछ परफॉर्मेंस के लिए कुछ कंपटीशन भी रहे। ठीक, उसका परफॉर्मेंस का एक इंडेक्स भी हम सूचकांक भी बनाएं। ठीक, टॉप हॉस्पिटल जो है वो कुछ फिलॉन्थ्रोफी भी करें। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गंगाराम एक है, गंगाराम, डॉक्टर गंगाराम करके दिल्ली में एक हॉस्पिटल है बहुत ही अच्छा, वहाँ पे फिलॉन्थ्रोपी भी होती है। क्या होता है कि जो डॉक्टर है, सेम डॉक्टर प्राइवेट ओपीडी में बैठता है, 2,000 रुपये लेता है, बहुत ज़्यादा फीस है। लेकिन वहीं सेम डॉक्टर जो है वो सुबह आपका या फिर ऑल्टरनेट डेज पे जो है फ्री में, ठीक, जनरल ओपीडी में बैठता है, जहाँ पे लाइन लगा के गरीबों को देखता है वो। तो ये एक तरीके से क्या है, फिलॉन्थ्रोपी भी हो रही है और इधर वो प्राइवेट वाले जो पैसा दे सकते हैं तो वो भाई वैसा भी देखते हैं। तो इसी तरीके से कुछ हॉस्पिटल ऐसे बनाने हैं, आपस में कंपटीशन हो, परफॉर्मेंस इंडेक्स हो, ताकि ऐसा भी नहीं हो कि प्रॉफिट के लिए नॉन फॉर प्रॉफिट हो गए, काम उसके लिए नहीं कर रहे हैं तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी ना हो। तो एक उनके अंदर जो है परफॉर्मेंस का और कंपटीशन की भावना रखनी है, सूचकांक बना के उसके जो है प्रेरित किया जाएगा उनके बीच। हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऑलवेज टेक चैलेंज एज ए हेल्दी कंपटीशन। ठीक, तो एक्सपर्टीज़ इसमें चाहिए और इसमें लिमिटेड फाइनेंस होगा, रिमोट एरियाज़ में भी इसको जोड़ेंगे। और इसमें जो स्टडी की जाएगी, ऑपरेशन मॉडल कैसा होना चाहिए, कैसे उसका जो है संचालन किया जाएगा। ठीक, और इसमें इस तरीके के जो प्रेजेंट रिसर्च अगर देखा जाए तो ऐसे हॉस्पिटल्स पे जो है इनको बांटा जाता है कि किसकी ओनरशिप है। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप है, प्रेमाइज ऑफ सर्विस क्या है। ठीक, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरह तो होगा नहीं भाई, यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट है, और गवर्नमेंट रिसोर्स इसमें लगाए जाएंगे। बट नेचुरल बात है क्योंकि गवर्नमेंट ही सबके लिए देख सोच सकती है। गवर्नमेंट जो है निष्पक्ष हो के, कोई किसी रिलीजन का हो, रेस का हो, कास्ट का हो, सेक्स का हो, प्लेस ऑफ बर्थ का हो, लैंग्वेज बोलता हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट ही ये काम कर सकती है। प्राइवेट संस्था सिर्फ प्राइवेट प्रॉफिट के लिए काम करती है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और कंसर्न अबाउट प्राइवेट वाले तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है इस वाले नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। और इसमें यह है कि क्यूरेटिव भी रहेगा, प्रिवेंटिव भी रहेगा, यानी कि उपचारात्मक भी रहेगा और निवारक भी रहेगा। ठीक, और इससे जो है हेल्थ केयर ऐसा बनाएंगे कि इसको सोशल रिफॉर्म से, सामाजिक सुधार से जोड़ सकें, कम्युनिटी एंगेजमेंट यानी सामुदायिक जुड़ाव से भी जोड़ सकें, और आपका शिक्षा से भी जोड़ सकें। स्टडी जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो है नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल को बनाया जाना चाहिए, और जो भी चैलेंजेस आ सकते हैं उनको भी पहले ही सोचा समझा जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कह दिया है कि भाई साहब, और जितने भी स्टेट वालों और यूनियन टेरिटरी वालों, इसको पूरे देश में लागू करो। ठीक, और इसको अलाउ करो इंटर और इंट्रा स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट के बाहर भी। जैसे ये दूसरी स्टेट हो गई महाराष्ट्र, कोई यूपी का महाराष्ट्र में जा रहा है, महाराष्ट्र का यूपी में आ रहा है, तो ये जो है बंदा जो है अपना राशन कार्ड अगर इसके पास है, तो ये जैसे महाराष्ट्र वाला यूपी में काम कर रहा है अगर, तो यहाँ पे अपना राशन कार्ड का जो है मान लीजिए 35 किलो अलाउड है, जो भी अलाउड है, तो उसमें से इसने 20 ले लिया, ठीक, या फिर 10 ले लिया, बाकी का जो 25 है वो उनके जो फैमिली वो वहाँ पे अपना महाराष्ट्र में ले लें। तो यही है कि पोर्टेबल बना दो यार, कोई कहीं पे भी जाए, माइग्रेटरी जो लेबर है वो वहाँ पे जाके आराम से अपना जो है राशन, उसकी फूड सिक्योरिटी तो आपको करनी है ना, खाद्य सुरक्षा। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि वो यहाँ से चला गया तो फिर उसको खाद्य मिलेगा ही नहीं, उसको वापस आना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, खाद्य सुरक्षा है तो वो हर जगह होनी चाहिए। और नेशनल जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 के अंतर्गत इसको डाला जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करी जा रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, कई सारी स्टेट्स नहीं कर रहे हैं। तो अब जो है जुलाई 31 तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया जी करो। ठीक, और ये एम यही है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, वो लोग जो है फेयर प्राइस ऑफ जो होती हैं वहाँ पे जाकर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कहीं पे भी कंट्री में आपका 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में जो है गेहूं और 1 रुपये में मोटा अनाज ले सकें। ठीक, बाकी जो जहाँ के हैं वो वहाँ का राशन कार्ड जो उनकी फैमिली है वो भी ले सकें। ठीक, तो ये चीज़ है। और यहाँ पर फूड ग्रेन्स को जो है एंटाइटलमेंट जो है NFSA के अनुसार ही रहेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार।
और उसमें उनकी फैमिली और खुद वो कहीं पे भी जाके ले सकते हैं, किसी भी फेयर प्राइस शॉप पे चले जाए वहाँ मिल जाए। अभी क्या हुआ है कि प्री कंडीशन पहले तो सेंटर ने देखा कि भैया कई सारे स्टेट वाले तो इसको लागू ही नहीं कर रहे हैं, हमने कह दिया है तो ठीक, क्योंकि ज़्यादातर तो क्या होता है कि लोग ये तो चाहते हैं कि सस्ती लेबर मिल जाए ठीक, लेकिन उनको खाना नहीं देना चाहते हैं। सोचो यार, उनको लगता है कि खाना उन्हीं के वाले के स्टेट वालों को मिले। तो अभी सेंटर ने क्या कहा कि भैया कोविड-19 के लिए अगर आप लोग को निपटने के लिए अच्छा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ भी अगर आप लोग को बोरोइंग करनी है, लोन लेना है, तो आप लोग वन नेशन वन राशन कार्ड इंप्लीमेंट करो तो हम आपको एक्स्ट्रा बोरोइंग देंगे। और इसी के तहत जो है 32 स्टेट और यूनियन टेरेटरी ने मिलकर जो है ज्वाइन किया, उनको काफ़ी एक्स्ट्रा जो है बोरोइंग करने को भी मिला। और इसमें देखा गया है कि 69 करोड़ जो है आपका 69 करोड़ एंड ये बेनिफिशियरी भी बन गए हैं। लेकिन अभी भी 4 स्टेट ऐसे हैं, आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और वेस्ट बंगाल, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है वन नेशन वन रैंक। कुछ तो जो है आपको पता ही है, वेस्ट बंगाल नहीं करेगा। आसाम तो खैर जो यूनियन में गवर्नमेंट है उसकी पॉलिटिकल पार्टी सेम ही है, अब देखते हैं हो जाएगा शायद। तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो है आपका, ये एक टेक्नोलॉजी, अब इसकी टेक्नोलॉजी समझ लेते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा सकता है। अब इसमें देखो ये ऐसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कि आपका क्या है कि आधार कार्ड आपको चाहिए, बेनिफिशियरी का राशन कार्ड चाहिए और साथ ही साथ ई पॉइंट ऑफ सेल चाहिए, जिसपे आप लोग बायोमेट्रिक करके और बता दो, पता चल जाएगा उनको भैया कि हाँ ये बंदा फला फला जो है ये कहाँ से है और इसको कितना जो है गल्ला देना है, यानी कि जो है कितना जो है इसको फूड सिक्योरिटी वाला जो भी राइस है, वीट है, मोटा अनाज है, ये सब देना है ठीक। तो बेनिफिशियरी करना क्या होगा, EPUS पे अपना बायोमेट्रिक देना है अंगूठा वूठा लगा के, और फिर उसका जो है आ जाएगा ब्यौरा पूरा पूरा। अब देखो इसमें 2 पोर्टल चलते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये क्या है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में माइग्रेटरी जो है लेबर जा रहा है या फिर कोई भी दूसरे स्टेट में ले रहा है, तब आपका ये वाला रोल में आता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक। इसकी वेबसाइट भी है। लेकिन अगर आप किसी स्टेट के अंदर ही हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, तो आपका कौन सा काम आएगा, अन्नवितरण.nic.in ये आएगा काम तब ठीक। आपका किसी स्टेट के अंदर ही है तो राशन कार्ड होल्डर जो है प्राइस शॉप पे जाएगा, अपना ऑथेंटिकेशन करेगा बायोमेट्रिक का और भैया लेके जाएगा गल्ला ठीक। और उसके बाद जो है वंस द राशन कार्ड जो डिटेल है वेरीफाई सत्यापित हो जाएंगी, बेनिफिशियरी आसानी से लेके जा सकता है। आपका देखिए अन्न वितरण जो पोर्टल है वो किसी स्टेट के अंदर ही होता है, MPDS जो पोर्टल है वो किसी अंतर राज्यों में होता है। अगर ये कौन कौन से जो है पीपल जो बेनिफिट करेंगे, तो 81 करोड़ लोग जो है बेनिफिट करेंगे अगर सबको मिल जाए। इसमें वही है 3 रुपये का चावल, 2 रुपये का गेहूं और 1 रुपये का जो है मोटा अनाज मिलता है। और 28 जून 2021 तक देखा जाए तो इसमें करीबन 5-5.5 लाख फेयर प्राइस शॉप हो चुकी हैं और 23 जो है राशन कार्ड होल्डर, 23 करोड़ राशन कार्ड होल्डर बन चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कोविड-19 से संबंधित एंटीबॉडी का टेस्ट कैसे काम करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कई सारी कंट्रियों ने क्या कहा है कि अब अपना वो खोल रहे हैं भैया, बाउंड्री और सब जगह है, उनको कहा है कि आओ कोई दिक्कत नहीं है, आइए आप 100% सिक्योर हैं। लेकिन लोग जो है बाहर जाने से थोड़ा बहुत कतरा रहे हैं ठीक। हालांकि ऐसा लग तो नहीं रहा, लोग ऐसा भाग रहे हैं कहीं घूमने के लिए। तो खैर जो लोग कतरा रहे हैं वो ये सोच रहे हैं भैया कि पहले देख तो लो एंटीबॉडी कोविड का, अगर मान लीजिए वायरस हमसे या तो टकराया नहीं तो हमारे अंदर तब तो एंटीबॉडी उससे सब, क्योंकि एंटीबॉडी जो होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है मेरे भाई ठीक। अगर मान लीजिए कोरोना वाला वायरस है, तो अगर मान लीजिए मीजल्स वाला वायरस है ठीक, तो अगर उससे संबंधित आपके कोई बॉडी में अगर एंटीवायरस बन गया है, एंटीबॉडी बन गई है सॉरी, तो वो एंटीबॉडीज कोविड को भी मारेंगी, ये जरूरी नहीं है ठीक। तो कोविड-19 के लिए अगर मान लीजिए किसी का कोविड-19 के वायरस से अगर सामना ही नहीं पड़ा है, तब तो वैसे एंटीबॉडी नहीं बनी होगी। और मान लीजिए सामना पड़ गया है तो एंटीबॉडी तब भी बनी है कि नहीं बनी है, कितनी मात्रा में बनी है और क्या वो टेस्ट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको एंटीबॉडी का टेस्ट करवाना पड़ता है। वो कैसे क्या होता है, मतलब कैसे कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने जो है बताने की कोशिश करूंगा आपको ठीक। एंटीबॉडी जो है एक प्रोटीन होता है, बॉडी के प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बनाता है, और इसमें जो वायरस है कोई पर्टिकुलर, उसको मारने के लिए ही एंटीबॉडी अलग अलग बनती हैं, स्पेसिफिक होता है, बहुत निर्दिष्ट तरीके से काम करता है ये अपने टारगेट से संबंधित। और ये एंटीबॉडी जो है किसी एक वायरस से अगर निकला है तो उसी को ही पीटेगा, बाकी को नहीं पीटेगा। जैसे मीजल्स वाला अगर एंटीबॉडी है तो कोरोना वाले को जो है ये सही करे, ये ठीक जरूरी नहीं है। एंटीबॉडी का जो टेस्ट होता है
वो ये नहीं चेक करता है आपका कि क्या मतलब कि वायरस आपका है कि नहीं है, बल्कि ये चेक करता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है उस वायरस के प्रति जो है आपका जो ये बी सेल, टी सेल, ये सब जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो एंटीबॉडीज है, वो निकल रही है कि नहीं निकल रही, ये चेक करता है एंटीबॉडी टेस्ट में। ठीक, तो ये चीज हो गई। और हाउ डज एंटीबॉडी टेस्ट जो है कैसे काम कर रहा है, देखिए 5 मेन टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक, जो कि प्रोड्यूस होती हैं अगर आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो। ठीक, टेस्ट जो लेकिन होता है वो 3 एंटीबॉडीज को देखता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है कौन कौन से, एक तो हो गया ए टाइप का, दूसरा होता है एम टाइप का, तीसरा होता है जी टाइप का। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के अंतर्गत होते हैं सारे। अब आप लोग को पता है कि बी सेल जो लिम्फोसाइट होता है वो सबसे पहले, ठीक, व्हाइट ब्लड सेल में भी बी लिम्फोसाइट जो है वो सबसे पहले तो प्रोड्यूस करेगा आईजीएम। ठीक, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है एम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक, अगर वो उसके सामने कोई फॉरेन एंटीजन आ जाए, एंटीजन मतलब कोई पैथोजन आ गया, ठीक, उसको देख के मान लीजिए कोई कोरोना ही आ गया तो उसको जो स्पाइक्स है उसको देख के जो है तुरंत ये जो है आईजीएम उगल देगा, ठीक, एंटीबॉडी उगल देगा। और बाद में जो है क्या होगा कि स्विच कर जाएगा आईजीजी पे और आईजीए एंटीबॉडीज पर। ठीक, अब आईजीजी जो होता है सबसे कॉमन है, तो उसको ऐसे याद कर सकते हो, जनरल है जी से, मतलब बहुत ही कॉमन है। ठीक, और ब्लड में पाया जाता है। और इसका लार्जेस्ट पार्ट यही होता है प्ले करने का कि जो इम्यूनिटी है बैक्टीरिया वायरस पे, उसके मतलब उसको देखने का होता है इसमें। मतलब वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ जो है ये सबसे ज़्यादा पार्ट प्ले करता है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। ठीक, उसके बाद जो है आपका आईजीए जो एंटीबॉडी होता है वो आपने देखा होगा कि कई सारे जो, क्योंकि ये वाला तो ब्लड में हो गया जी वाला, ठीक, पूरे शरीर में दौड़ रहा है। बाकी जो आईजीए वाला है ये बॉडी के कई सारे सिक्रीशंस होते हैं, जैसे कि सलाइवा जो थूक होती है आपकी, उसमें पाया जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कई लोग घिनप्पन फैलाते हैं, जैसे चोट लगी हो वो थूक लगा के उसको साफ करने लगते हैं। वो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं कि वो एंटीबॉडीज ही वहां पे लगा रहे हैं। तो मान लीजिए कोई कीटाणु या फिर कुछ टाइप का बैक्टीरिया वायरस है तो वो सही कर देता है। तो अगली बार चोट वोट लगे तो आप दूसरे का नहीं अपने से जोर लगा लेना, अपना थूक किसी और को मत लगाना, मार पड़ सकता है। तो ये वाली बात है। पॉजिटिव एंटीबॉडी टेस्ट जो है रिजल्ट अगर शो कर रहा है तो उसका मतलब है कि हाँ, आपके जो इन्फेक्शन पहले हुआ था उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी आपके शरीर में बनना चालू हो गई है। ठीक, लेकिन कई बार क्या होता है टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है जैसे कोरोना एंटीबॉडीज का, लेकिन फिर भी एंटीबॉडीज बनी नहीं होती तो उसको फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। अगर निगेटिव कब हो सकता है, निगेटिव तब हो सकता है कि मान लो जो कोई व्यक्ति कोरोना वायरस के सामने उसका पाला ही नहीं पड़ा, पहली कंडीशन, या फिर पाला अगर पड़ भी गया तो अभी एंटीबॉडीज का जो जैसे कहा जाता है ना कि वैक्सीन आपने लगा दी तो 14 दिन में, जैसे मैंने आप लोग कल बताया था कि मॉडर्ना वाली वैक्सीन आप लगवाओ तो 14 दिन में एंटीबॉडीज पूरी बनती हैं। आपने पता चला आज कोरोना वायरस मान लीजिए नेचुरली किसी को छुआ और आपने आज तुरंत ही जाके जो है चेक करा लिया परसों कि जो है एंटीबॉडी बनी कि नहीं बनी, तो भी नहीं आएगा। ठीक, पहली बात ये हो गया कि सामना ही ना हुआ, दूसरी है कि बहुत जल्दी आप चेक करा रहे हो, तीसरा ये है कि जो आप टेस्ट जो किट आप लेके आए हो वो जो है उस लेवल के जो वायरस है एंटीबॉडी उसको टेस्ट करने के लिए लायक ही नहीं है, तो उस केस में भी निगेटिव एंटीबॉडी का टेस्ट में आ जाएगा। ठीक, कई सारे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं और वो कितने एक्यूरेट हैं, देखिए 2 तरीके के होते हैं और ये डिटरमाइन ये करते हैं कि डेवलप कितनी हुई है एंटीबॉडीज वायरस के खिलाफ। ठीक, एक तो लेबोरेटरी वाला टेस्ट हो गया, आपके यहाँ हेल्थ केयर पर्सनल आएगा, ब्लड सैंपल लेके चला जाएगा, फिर लैब में देख के बताएगा कि हाँ भैया एंटीबॉडी आई है कि नहीं है। दूसरा क्या होता है फिंगर प्रिक ब्लड, यानी कि आप लोगों ने देखा हो कई लोग डायबिटीज़ वाले जो होते हैं मधुमेह वाले, वो एक हल्की सी एक ऐसे छुआएंगे, ठीक, और उसके खून निकल आता है, फिर उसको उसको जो है चेक कर लेंगे कि उसमें एंटीबॉडी है कि नहीं। तो ये रैपिड वाला आता है, रैपिड पॉइंट ऑफ केयर, ये घर पे भी हो जाता है। ठीक, तो 2 तरीके से होता है। आज का देखिए जो हमारा क्वेश्चन है 2 जुलाई का डेली यूपीएससी मेंस जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 47 कि भैया जलवायु परिवर्तन क्या है, इससे निपटने में कौन से विभिन्न प्रकार के समाधान मदद कर सकते हैं। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, व्हाट डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस कैन हेल्प इन टैकलिंग इट। अब इसमें डायग्राम बनाओ, पहले तो पढ़ो अच्छे से कि क्या पूछ रहा है और उतना ही लिखना, कोई ज्यादा ये मत दिखाना कि मुझे बहुत कुछ आता है। ठीक, तो ये वाली बात है, जितना पूछा गया टू द पॉइंट, सारी थोड़ा विभिन्न तरीके से मैंने तभी वैरायटी का वर्ड किया है, जितने भी तरीके से क्लाइमेट चेंज को आप जो है जो टैकल कर सकते हो वो सब बताना उसमें। ठीक, सब हेडिंग डाल के अलग अलग तरीके से। और अगला हमारा जो सेक्शन है उसका नाम है कॉमन गाइस पीसे। इसमें हम लोग किस तरीके से यूपीएससी के या फिर और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो समझते हैं। देखिए कड़कनाथ से संबंधित कुछ कथन दिए हुए, कौन सा सही है ये पूछा गया है। देखिए
कड़कनाथ या फिर काली मासी एक ब्रीड होती है चिकन की, मुर्गे की, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने पढ़ा है, जीआई टैग इसको दिया गया है। ये आपका मध्य प्रदेश के झाबुआ और एक और डिस्ट्रिक्ट है, क्या नाम है, झाबुआ और धार डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ट्रू पूछा गया तो सभी गलत हो गए। बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, ये बहुत ही पॉपुलर होता है। एक तो इसका मीट भी काला, ठीक, और इसकी मीट की क्वालिटी, टेक्सचर, टेस्ट और जो है मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ लो कोलेस्ट्रॉल होता है और हाई प्रोटीन होता है, तो काफ़ी अच्छा है। देखने में काला है लेकिन वैसे बहुत बढ़िया है ये, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। काली मासी बोला था, झाबुआ और धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में पाया जाता है और जीआई टैग 2017 में पाया गया था। अभी आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि उटुकुरु जो विलेज है वहाँ पे कड़कनाथ की ब्रीडिंग करेंगे बहुत बड़े लेवल पे, ठीक। अगला जो हमारा ट्रैक्स से संबंधित जो क्वेश्चन है, नेट ट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक, ठीक, से संबंधित जो कौन कौन से कथन सही है पूछा गया। देखिए, इट इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर। जैसे ऑटोमोबाइल हो गए, कार वार हो गए, इनकी टेस्टिंग वेस्टिंग करेंगे, फिर उसको प्रमाणित करेंगे, ठीक। और इसमें किसके अंतर्गत करेंगे? नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नेट्रिप के अंतर्गत। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये वर्ल्ड क्लास जो है आपका 11.3 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक है, ठीक। वहाँ पे वो भी क्रैश टेस्ट और वो सब भी होता है, लड़ा के देखते हैं भैया कितना कोई बच सकता है क्या नहीं है। तो 11.3 किलोमीटर का है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, ठीक। आपका ये वाला तीसरा गलत हो गया और पूछा सही गया था, तो ये गलत हो गया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, ये ट्रैक जो है आपका एशिया में सबसे बड़ा है और दुनिया में 5th लार्जेस्ट है, ठीक। और मिनिस्टर जो ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के हैं, उन्होंने जो है इसको अभी इनॉग्रेट किया है पीथमपुर, इंदौर, आपका मध्य प्रदेश में, ठीक। इंदौर स्वच्छता के लिए काफ़ी जाना जाता है। और इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िएगा और शेयर और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि जो हमारा मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन कराया जा सके अच्छी एक जो है करंट अफेयर और जनरल स्टडीज से जोड़ते हुए पढ़ाने के स्टाइल से। तो आप ज़रूर इसको जो है शेयर करिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना तो 856400530969606689 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए, कल मुलाकात होगी फिर से सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग खूब सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।